केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से जल्द कोरोना टेस्ट करवाने का आग्रह किया। यूपी के अमेठी से सांसद और केंद्रीय सरकार में कपड़ा मंत्रालय व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी संभाल रही स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, यह घोषणा करते समय शब्दों की खोज करना मेरे लिए दुर्लभ है, इसलिए यहाँ मुझे इसे सरल रखना है। मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और जो लोग मेरे संपर्क में आए थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं। ये थे स्मृति ईरानी के शब्द। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राहुल ने ट्वीट कर बिहार के लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की थी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज ही 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग हो रही थी और उसी दिन राहुल गांधी का ट्वीट आया। दिन भर चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी समर्थित प्रकाश बजाज के नामांकन को रद्द कर दिया। राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा के 8, बसपा और सपा के एक उम्मीदवारों सहित सभी 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इससे पहले बुधवार को सुबह 11 बजे बसपा के 4 विधायक असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद और मुश्तबा सिद्दीकी ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम के नामांकन पत्र से अपना प्रस्ताव वापस लेने की अर्जी दी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र पर जिस क्रमांक में दस्तखत हैं वह उनके नहीं हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर बताया कि वाइस चांसलर के खिलाफ अब जांच होगी और वो पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल वो अगले आदेश तक अंडर सस्पेंशन यानी निलंबित रहेंगे। प्रोफेसर PC जोशी VC का काम संभालेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नियुक्तियों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति से वाइस चांसलर के खिलाफ जांच की इजाजत देने को कहा था। मंगलवार रात को राष्ट्रपति ने वाइस चांसलर के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार 3 नवंबर से शहर में एंटी क्रैकर अभियान शुरू करेगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से 11 टीमें गठित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए मार्शल और पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की कि वे शहर में नो क्रैकर का अभियान चलाएं। कोरोना की वजह से प्रदूषण का खतरा पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, इसलिए लोगों को नो क्रैकर का संकल्प लेने की जरूरत है। यदि बच्चा फिर भी जिद करे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसे ग्रीन पटाखे ला कर दें। आरोग्य सेतु ऐप पर सूचना आयोग के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया, साथ ही इसे काफी पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया था। सरकार ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को लगभग 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और भारत में कोविड-19 महामारी को रोकने में मदद करने में इसकी काफी भूमिका रही है। राजस्थान में कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश का MSME सेक्टर हुआ है। राजस्थान में 26 लाख MSME इकाइयों में से लगभग 15 लाख वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। औद्योगिक संगठनों ने भी इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की है। प्रदेश सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने उद्योग आधार सर्टिफिकेट प्राप्त इकाइयों को बड़ी राहत दी है। 10 KLD क्षमता की इकाइयों को अब प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए ग्राउंड वाटर बोर्ड की NOC की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर में लगभग 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये टेरर फंडिंग के शक को लेकर की गई है। NIA ने जिन जगहों पर छापा मारा उसमें NGO, सामाजिक कार्यकर्ताओं का परिसर और श्रीनगर के स्थानीय समाचार पत्र का दफ्तर शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार NIA का कहना है कि इन लोगों के पास अनजान लोगों से पैसा आ रहा है, जिसे आतंकवादी गतिविधियों में
में इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह ट्वीट किया कि एनआईए लोगों को डराने और धमकाने के लिए बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है, जो लाइन में लगने से इनकार करते हैं। घरेलू और वैश्विक बाजारों से किसी ठोस संकेत के इंतजार के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। दोपहर बाद सेंसेक्स 700 अंक तक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 11,700 के आंकड़ों पर रहा। दिन के कारोबार की समाप्ति के समय सेंसेक्स में 599.64 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 39,922.46 अंकों पर रहा, वहीं निफ्टी 11,729.60 के आंकड़े पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के खिलाफ पूरे सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सबसे पहले वनडे मैच खेलेगी, इसके बाद टी20 सीरीज और फिर आखिर में टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 टी20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक टेस्ट मैच साबित होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 दिसंबर को एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो डे नाइट होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहली बार भारतीय टीम डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।